Assalamu alaikum. My name is Shifa Salim and I'm going to teach you appendicitis के उसकी हम पैथोजेनेसिस, उसकी क्लिनिकल फीचर्स, उसकी डायग्नोस्टिक अप्रोच और मैनेजमेंट के बारे में और एज वेल एज ट्रीटमेंट इसके बारे में आज इंशाल्लाह हम देखेंगे। So before going to appendicitis topic, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स होता क्या है, अपेंडिक्स की लोकेशन क्या है, अपेंडिक्स के काम क्या-क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो अपेंडिक्स जो है वो हमारे पास इट इज़ अ नॉर्मल टू डायवर्टिकुलम ऑफ द सीकम। आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि इसकी मुख्तलिफ पोजीशंस होती हैं। हमारे पास सीकम जो होता है ना पड़ा हुआ, उसकी ये जो आपको पीच से कलर में नज़र आ रहा है दैट इज़ सीकम। उसके बिल्कुल जो साइड से जो चीज़ें निकली हुई हैं डायवर्टिकुलम टाइप, वो अपेंडिक्स होते हैं। तो ये हर मतलब अगर सपोज़ करें कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरे में ये सारी पोज़ीशंस नहीं हैं। पोज़ीशंस सिर्फ़ एक ही होती है एक बंदे के अंदर और वो होती है हमारे पास डिफ़रेंट इंडिविजुअल्स में डिफ़रेंट होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमारे पास रेट्रोसेकल होती है पोज़ीशन इसकी, ठीक है? तो अब ये बात आपने ये देखनी है तो इसकी हम पोज़ीशन के बारे में और इसकी लोकेशन के बारे में हमें पता चल गया। और इसकी अगर हम फ़ंक्शंस के बारे में देखें तो फ़ंक्शंस इसके ये होते हैं कि अब रीसेंट स्टडीज़ ने ये हमें बताया है कि अपेंडिक्स इज़ इन्वॉल्व्ड इन द इम्यून फंक्शन कि इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फंक्शंस in fortifying the body's immune response against invading pathogens and re-inoculating the gut with commensal bacteria after periods of gastrointestinal illness. तो हमें जब जब भी किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस होती है, मतलब डायरिया हो गया है सपोज़, तो डायरिया के अंदर आपको पता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो इंटेस्टाइन्स के वो भी साथ निकल जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया वग़ैरह जो है वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो वो बैक्टीरिया दोबारा जो है वो अम, स उसकी रिप्लेनिशमेंट होती है बाय दीज़ अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स जो है वो माइक्रोबायोटा कमेंसल बैक्टीरिया जो है वो इंटेस्टाइन को प्रोवाइड करता है। एक इसका ये फ़ंक्शन होता है, रिसेंट स्टडीज़ ने बताया हमें, और एक इसका ये फ़ंक्शन होता है कि बॉडीज़ इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको फोर्टिफाई करता है अगेंस्ट इन्वाइडिंग पैथोजेंस, ठीक है? इससे पहले पहले हमारे ज़हन में ये था कि अपेंडिक्स जो है वो बेसिकली उसका कोई ख़ास रोल नहीं है। तो इस तरीके से ये हमें देखने को मिला कि भई नहीं, इसका रोल होता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स कि अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि व्हाट इज़ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस नाम से पता चल रहा है एक तो ये कि एक्यूट होता है, ठीक है? मतलब इसका दौरानिया ये है कि थोड़ी देर के लिए होता है, और एक्यूट का यही मतलब होता है ना। अपेंडिसाइटिस आइटिस होता है इन्फ्लेमेशन, कि इन्फ्लेमेशन हो गई है अपेंडिक्स की और वो थोड़ी देर के लिए हुई है, मतलब, ठीक है? तो अब ये है कि इसका इंसिडेंस आगे हम इसको डिटेल में करेंगे कि वो थोड़ी देर से क्या मुराद है, बट ये कि हम इसके इंसिडेंस के बारे में हम देख लेते हैं कि इसका इंसिडेंस इन्फेंट्स के अंदर बहुत कम है, चाइल्डहुड के अंदर और अर्ली एडल्ट लाइफ में इस बहुत कॉमनली हमें पेशेंट्स देखने को मिलते हैं यही इस एज के अंदर। टीन्स और अर्ली 20s के अंदर इसका इंसिडेंस पीक पर चला जाता है। और अगर हम देखें मेल्स और फीमेल्स के अंदर बिफोर प्यूबर्टी इसका इंसिडेंस इक्वल होता है, लेकिन टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में मेल टू फीमेल रेशियो इंक्रीज कर जाती है 3 to 2। एज 25 पर इतनी इनकी रेशियो होती है, ठीक है? यानी मेल्स में स्लाइटली इसका इंसिडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स एट द एज ऑफ 25, ठीक है? लेकिन उसके बाद मेल्स में इंसिडेंस इसका कम होना शुरू हो जाता है। ये हमारे पास था इंसिडेंस। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है। देखिए, आपको पता है कि जब भी हम कोई डिज़ीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम कोई भी हमें हमें मेडिकल के अंदर हम पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसकी इटियोलॉजी पढ़ते हैं कि भई इसकी कॉज़ क्या है। अब अगर अपेंडिसाइटिस के बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसकी कोई स्पेसिफ़िक कॉज़ नहीं है कि हमें पता हो कि हम जिससे ट्रैक करके जो है वो उसको कर सकें कि भई ये चीज़ इसने इसको कॉज़ किया है। ना कोई स्पेसिफ़िक वायरस है, ना कोई स्पेसिफ़िक बैक्टीरिया है,
ना कोई ऐसी डाइट है जिसकी वजह से ये होता है। हाँ, ये देखने को आया है कि वो सोसाइटीज़ जिनके अंदर हाई फाइबर डाइट ली जाती है, उनके अंदर इसका इंसिडेंस कम होता है और ऐसी सोसाइटीज़ जिनके अंदर लो फाइबर डाइट है और वो उनके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट होती है, उनके अंदर इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। लेकिन मैं फिर आपको बताती चलूँ कि बाज़ कंडीशंस के अंदर, बाज़ सिचुएशंस में, बाज़ एरियाज़ हमें ऐसे देखने को मिले कि इनसे डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर इंसिडेंस वेरी करता है, जो मैंने अभी आपको बताया उसकी निस्बत, ठीक है? तो लेकिन ये भी साथ देखने को मिलता है कि अगर हम अपनी हाइजीन का अच्छी रखते हैं अपनी हाइजीन जो है, तो वो भी लो इंसिडेंस उससे भी हो सकता है। तो अब ये है कि बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन आपको पता है कि जो हमारे पास एपेंडिसाइटिस है उसका मेन कॉज़ ये है कि इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन बैक्टीरिया कॉज़ करता है। अब बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन ही होती है। अब इसमें भी बात ये है कि कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज़्म नहीं है जिसको हम ट्रैक कर सकें कि भई इस ऑर्गेनिज़्म की वज़ह से जो है वो अपेंडिसाइटिस हो रहा है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस की अगर हम बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारे अंदर ज़हन में आता है कि भई येस इट कैन कॉज़ ट्यूबरकुलोसिस, इट कॉज़ेज़ ट्यूबरकुलोसिस। बट इन दिस कंडीशन अपेंडिसाइटिस के अंदर कोई एक ख़ास ऑर्गेनिज़्म, ख़ास बैक्टीरिया नहीं है जिसको हम स्पॉट कर सकें कि इट इज़ कॉज़िंग द अपेंडिसाइटिस और उसके खिलाफ जो है वो हम एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकें, ठीक है? तो एक तो ये और दूसरी बात ये कि एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज़म्स की मिक्स्ड ग्रोथ होती है और इस तरह से बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन जो है वो इन्फेक्शन कॉज़ करती है। आगे हम आते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ। पैथोजेनेसिस के अपेंडिसाइटिस किस तरीके से होता है, उसकी वजह सबसे पहली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स जो है उसका हिस्टोलॉजिकल अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो वो एक ट्यूब लाइक चीज़ होती है। उसकी वॉल के अंदर 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा, आगे इंशाल्लाह आएगी अगली स्लाइड्स के अंदर आपको पिक्चर के अंदर में मैं आपको दिखा दूँगी। Submucosa, muscularis, and then we have the serosa. म्यूकोज़ा के अंदर आपको एपिथेलियम और इसके अंदर जो है वो नीचे कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। उसके बाद आपको सब म्यूकोज़ा के अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। देन वी हैव कि आपके पास मस्कुलरिस होता है जिसके अंदर मसल्स की लेयर्स होती हैं, ठीक है? स्मूथ मसल्स की लेयर होती हैं और फिर उसके बाद आपको सेरोज़ा मिलता है जिसके अंदर एडवेंटिशिया और मीज़ो अपेंडिक्स होती है, ठीक है? तो अब ये चूँकि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर आपको ल्यूमन नज़र आ रहा है, इसमें इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। यानी अपेंडिसाइटिस जब होता है वो किस वजह से होता है कि हमारा जो अपेंडिक्स है उसके अंदर इसका जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है वो बढ़ गया है और उसकी वजह से हमारा जो वीनस आउटफ्लो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और दैट लीड्स टू कि उसकी वजह से ल्यूमिनल कंटेंट्स जो है उसका स्टेसिस होता है और फिर बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन को बैक्टीरिया को ग्रो करने के अंदर कल्चर प्रोवाइड होता है, वो ज़्यादा ग्रो करते हैं दैट लीड्स टू इस्कीमिया और इन्फ्लेमेशन। अब आगे हम पैथोजेनेसिस को थोड़ा डिटेल के अंदर अगर हम देखें कि असल में इसको मैंने इस वजह से डाला है कि आपको पता होना चाहिए कि इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो है वो जो इंक्रीज़ होता है, वो 2 तरह से हो सकता है। अब या तो हमारे ल्यूमेन के अंदर कोई चीज़ ऐसी घुस गई है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज़ कर रही है, जो बैक में प्रेशर अप्लाई कर रही है और 50 टू 80% ऑफ केसेज़ के अंदर ऐसी ही चीज़ होती है कि हमारे पास या तो कोई स्टूल मतलब फीसेस वगैरह उनका कोई स्मॉल स्टोन लाइक मास जो है वो इसके अंदर फँस जाता है। आपको पता है कि जो सीकम से हमारे पास डायवर्टिकुलम अपेंडिक्स से निकला है, तो सीकम के अंदर बेसिकली फीकल मटीरियल ही होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वो कुछ स्टूल का स्टोन लाइक मास अपेंडिक्स के अंदर आ जाए और इसके बाद और फ़िकोलिथ भी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इस तरह से हमारे पास ऐसा भी हो सकता है ये मेजर चीज़ जो है यूजुअली ऐसा ही होता है, ये फ़िकोलिथ या स्टूल का स्मॉल स्टोन लाइक मास। लेकिन कुछ कंडीशंस बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि आपके पास गॉलस्टोन भी इससे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ट्यूमर से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, मास ऑफ वर्म से हो सकती है, ठीक है? जिसको ऑक्सीयूरिएसिस वर्मिकुलरिस कहते हैं, ठीक हो गया?
ओके। आगे है हमारे पास पेरिअपेंडिशियल लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया। नाम से आपको पता चल रहा है कि अपेंडिक्स के इर्द-गिर्द जो लिम्फैटिक टिश्यू है उसकी मीज़ो अपेंडिक्स के अंदर, वहाँ पर उसके लिम्फैटिक टिश्यूज़ की बहुत ज़्यादा उसकी हाइपरप्लेजिया हो गया है, ठीक है? या अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे पास सब म्यूकोज़ा है अपेंडिक्स का, उसके अंदर जो लिम्फोइड फॉलिकल्स पड़े होते हैं, अगली स्लाइड्स में आ रही हैं, तो उसके अंदर हाइपरप्लेजिया हो गया है। वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, आफ्टर वायरल इन्फेक्शन भी हमारे पास लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया हो सकता है। ठीक है? और उसकी वजह से अपेंडिशियल कंप्रेशन होती है, बाहर से प्रेशर पड़ता है और वीनस और लिमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास हो जाती है। अब कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज़ अबाउट मॉर्फोलॉजी कि इसके अंदर हमें किस तरीके से अपेंडिक्स को जो स्ट्रक्चर है वो हमें किस तरीके से देखने को मिलता है। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी कि सबसे पहले सब सिरोज़ल वेसल्स। अब ये है कि जो हमारे पास आपको यहाँ पर मीज़ो अपेंडिक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये बेसिकली उसके अंदर अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पर सब म्यूकोज़ा होता है। उसके बिल्कुल इनर वाली साइड पर देखें। पॉइंटर मेरा शो नहीं हो रहा तो इस वज़ह से आप इसको समझने की कोशिश करें कि इसको बिल्कुल अंदर वाली साइड पर मीज़ो अपेंडिक्स के नीचे हमारे पास सिरोज़ा होता है, ठीक है? अब सब सिरोज़ा का मतलब है कि सिरोज़ा जो है ना जो सिरोज़ा है उसको कहते हैं एड्वेंटिशिया और मीज़ो अपेंडिक्स को सिरोज़ा कहते हैं। तो सिरोज़ा के बाहर जो है ना वो हमारे पास क्या है सब सिरोज़ल जो वेसल्स होती हैं उनकी कंजेशन हो जाती है। वो किस वज़ह से होती है? ऑब्स्ट्रक्शन की वज़ह से। जब उनकी कंजेशन होती है तो वहाँ पर आपको पता है कि जो वेसल्स हैं उनके अंदर न्यूट्रोफिल्स भी प्रेज़ेंट होते हैं। तो वो न्यूट्रोफिल्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, न्यूट्रोफिल्स बाहर निकल आते हैं, डायबिटीज़ वगैरह से ये सारे इन्फ्लेमेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो उसके बाद जब इन्फिल्ट्रेशन होती है सारे जो वॉल्स हैं इनकी इनके अंदर, ठीक है? मस्कुलरिस के अंदर चला जाता है। तो होता ये है कि हमारे पास फिर सिरोज़ा जो है वो क्योंकि पहले तो ग्लिसनिंग कर रहा होता है लेकिन उसके बाद ये सारे प्रोसेस इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होने की वजह से वो डल ग्रैन्युलर एरिथमेटस सरफेस बन जाती है उसकी। एरिथमेटस क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पर लोकल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ग्रैन्युलर हो जाएगा, डल हो जाएगा। इस्कीमिया उसके बाद एट द एंड क्या होगा कि हमारे पास इस्कीमिया, हेमोरेजिक अल्सरेशन और गैंग्रीनस एपेंडिसाइटिस होगा। Now coming towards the most important thing that you come across in wards in history taking, ये चीज़ें आपको बहुत मैटर करती हैं कि आपने किस तरीके से पेशेंट आपके पास आया है, यू डोंट नो कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आपको सिर्फ़ उसकी अपीयरेंस देख के और उसकी कुछ एग्ज़ामिनेशन करने के बाद आपको आपको डायग्नोसिस की तरफ जो है वो अपना माइंड करना होता है। तो उससे पहले सबसे पहले आपको ये पता चलता है कि सबसे पहले हमें यूजुअली साइन्स और सिम्पटम्स जो हैं वो एक साथ ही लिखे जाते हैं, बट यहाँ पर मैंने साइन्स सिम्पटम्स इस वजह से पहले लिखे हैं क्योंकि अ, इस ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो ज़्यादातर जो अगर हम डायग्नोसिस की तरफ जाएँ और साइंस के ज़रिए अगर हम डायग्नोसिस की तरफ जाएँ तो वो आफ्टर सिम्पटम्स ही होता है। यानी ये इसमें ऐसे साइन्स होते हैं जो कि प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन के बगैर जो है वो नहीं हो सकते। अब डॉक्टर जो है वो उसको नहीं देख सकता सिवाय चंद एक के। अब सबसे पहले सिम्पटम्स की बात करें तो पेरी अम्बिलिकल कॉलिक होता है। मतलब अम्बिलिकस के गिर्द जो है पेशेंट कहेगा कि उसको हल्की दर्द होती है और बहुत सीवियर होती है मतलब और कॉलिकी पेन होती है। कॉलिकी पेन ऐसी होती है जिसमें पेशेंट जो है वो रोल कर रहा होता है। उसको ऐसी दर्द होती है कि जो बेंडिंग पोज़ीशन में हो जाता है। तो वो आपको हाथ रख के बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पर दर्द होती है और फिर उसके बाद वो ये भी बताएगा कि पहले यहाँ पर दर्द होती थी, फिर उसके बाद यहाँ पर चली गई, अब मुझे यहाँ पर होती है, ठीक है? पेन शिफ्ट हो गई राइट आइलिक फोसा के अंदर। अब उसको ये भी बताएगा कि मुझे भूख नहीं लगती, मुझे बुखार रहता है, हल्का-हल्का बुखार रहता है, मुझे वॉमिटिंग आती है, नोज़िया, दिल घबराता है मेरा ठीक है? ये सारी चीज़ें वो आपको बताएगा। फिर आपका क्या काम है जब आपने उसके आगे से साइंस देखने हैं, तो आपने उसका बुखार चेक करना है, आपने उसका पल्स रेट चेक करना है, तो पल्स आपको बढ़ी हुई मिलेगी।
अच्छा, उससे पहले पल्स देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि सिम्पटम्स के अंदर ही ऐसी चीज़ है जो कि पेशेंट्स आपको बताते हैं। पेशेंट्स को आपको कहते हैं कि हमारा पेट जो है ना फूला-पूरा रहता है, वो लेकिन ये है कि हर कंडीशन डिफरेंट में नहीं होता। पेशेंट्स आपको ये भी बताएँगे कि हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है, लेकिन ये भी हर पेशेंट के अंदर नहीं होता क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि डायरिया वो आपको ये बताते हैं कि आपको हमें डायरिया रहता है और उसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है उनके डायग्नोसिस में। तो मैंने आपको ये बताना था कि ये वाली ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से डायग्नोसिस हम यानी ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको नहीं बता सकती। मिस्टेकनली डायग्नोस हो सकता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह के लिए। तो आगे हम चलते हैं साइंस की तरफ। साइंस में आपने उसका पेशेंट का बुखार चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है। टेम्परेचर के अंदर आपको लो ग्रेड फ़ीवर मिलेगा, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है और उससे कम ही रहता है आपका। लो ग्रेड फ़ीवर होता है और फिर उसके बाद आपने ये देखना है पेशेंट का पॉइंटिंग साइन देखना है। पॉइंटिंग साइन ऐसा चीज़ होती है कि आप पेशेंट को कहते हैं कि आप मुझे पहले बताएँ कि आपकी स्पेसिफ़िकली कहाँ पर पेन हो रही थी, ठीक है? वो हाथ रख कर बताएँ। वो पहले बताएगा कि पेरिअम्बलाइकल हो रही थी, यानी वो पेरिअम्बलाइकल तो नहीं बोलेगा लफ़्ज़, तो यहाँ पर हो रही थी। फिर उसके बाद वो कहेगा कि राइट इलियाक फोसा में उस वाली साइड पर पॉइंट करके मैकबर्नीज़ पॉइंट के ऊपर मैकबर्नीज़ पॉइंट के ऊपर अपना हाथ रखेगा, उँगली रखेगा, ठीक है? उसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया मैकबर्नीज़ पॉइंट ना एंटीरियर इलियाक स्पाइन से लेकर अ, हमारे पास अम्बिलिकस तक एक लाइन होती है। उस लाइन का फर्स्ट 1/3 और नेक्स्ट 2/3 के दरमियान जो पॉइंट होता है दैट इज़ द मैकबर्नीज़ पॉइंट। रॉफ्सिंग साइन होता है। रॉफ्सिंग साइन ऐसा साइन है कि आपने पेशेंट के राइट लेफ्ट आइलिक फोसा के ऊपर पाल्पेट किया जैसे इस डायग्राम के अंदर हो रहा है और फिर आपने उसको राइट आइलिक फोसा के अंदर पेन फ़ील होती है। रीबाउंड टेंडरनेस इसको कहते हैं कि आप पेशेंट के राइट आइलिक फोसा के अंदर जहाँ पर उसको पेन हो रही है आप उसको दबाते हैं, उसको पेन होगी, ठीक है? डीप पाल्पेशन पर पेन होती है, डीप टेंडरनेस होती है। जब आप उसको पेशेंट को डीप पाल्पेट करेंगे, फिर उसके बाद एकदम अपना हाथ उठाएँगे, तो उस वक़्त आप भी पेशेंट को बहुत शदीद दर्द होती है। अब ये है कि इसकी पेशेंट को आप टंग निकाल के उसकी देखेंगे, उसका मुँह खुलवा कर देखेंगे, उसकी फर्ड टंग होगी और उसके फ़ीटर ऑरिस का मतलब होता है बैड ब्रेथ कि उसकी जो है वो साँस लेने पर उसके जो साँस से स्मेल आ रही होगी, मुँह से स्मेल आ रही होगी और ये आप जब आपका उसका मुँह खुलाएँगे उस वक़्त ही पता चल सकता है और आप जब पेशेंट से बात कर रहे होंगे उस वक़्त भी आपको ये चीज़ पता चल सकती है और अगर पता ना भी चले तो उसकी नॉर्मल जो उसकी जो ओरल हाइजीन है जब आपने मुँह खुलाया होगा तो उससे भी आपको पता चलेगा कि ये इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो साइन्स हैं उसके पार्ट के अंदर 2 और चीज़ें हैं। श्वास साइन होता है। श्वास साइन होता है कि पेशेंट जब अ, अपनी टाँग को फ्लेक्स करता है सॉरी एक्सटेंड करता है मतलब अपनी टाँग को स्ट्रेट करता है, तो उसके उस वक़्त उसको बहुत शदीद पेन होती है। ये उस वक़्त कंडीशन में होती है जब जो हमारा अपेंडिक्स है, जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है, वो जब श्वास मेजर के ऊपर पड़ा हो, उस वक़्त ये उसको पेन हो। ऑब्चुरेटर साइन एक दूसरा साइन है जिसके अंदर अच्छा, अब श्वास साइन के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट की जो पोज़ीशन है ऑफ लेग, वो फ्लेक्स्ड पोज़ीशन में होती है, ठीक है? ऑब्चुरेटर साइन ऐसा होता है कि आपका जो पेशेंट है जब वो इंटरनल रोटेशन करता है, तो इंटरनल रोटेशन ऑफ लेग या फ्लेक्स्ड पोज़ीशन में इंटरनल रोटेशन ऑफ लेग करने पर उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है, ठीक है? क्यों होती है? क्योंकि उसमें ऑब्चुरेटर इंटरनस जो है उसका वो उसके स्पैज़्म होता है। उसके स्पैज़्म इस वजह से होता है क्योंकि उसके स्पैज़्म होने की वजह से जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स उसके ऊपर पड़ा होता है उसके ऊपर फिर उसको दर्द होती है उसकी वजह से। अब ये इस वजह से है क्योंकि ये उस पोज़ीशन में होता है जब आपका जो पेशेंट का जो अपेंडिक्स है अगर वो पेल्विक इन पोज़ीशन हो, जो आपको मैंने पीछे पोज़ीशंस बताई थी अगर उसमें से पेल्विक पोज़ीशन अगर उसकी हो तो ये वाले साइन होता है। इसी तरीके से आपको एक और कुछ और चीज़ें जो माइंड में रखनी होती हैं ये कि अपेंडिसाइटिस जो है उसके अंदर फैमिली हिस्ट्री भी होती है। फैमिली हिस्ट्री भी आपने ये तो नॉर्मल आपने हिस्ट्री में लेनी ही होती है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है?
बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उस रीजन के अंदर राइट आइलिक फोसा के अंदर हाइपरेस्थीसिया भी होता है और इसके साथ-साथ जब भी टेंडरनेस हो, ये तो आपको नॉर्मल पता है कि मसल गार्डिंग तो होनी ही होती है। ठीक हो गया? अब ये है कि अम, एक और बात ये कि आपने जब पेशेंट को कहना है कि जब उसको टेंडरनेस फ़ील होगी, तो स्ट्रेन पर जब वो कफ करेगा, जब उसकी एब्डोमिनल स्ट्रेन होगा, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा उस वक़्त बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेन पर दर्द होगी, ठीक है? तो अब ये होगा और कुछ इंडिविजुअल्स में ऐसा भी होता है जिसको हम कहते हैं टिनिस्मस। मैंने यहाँ पर इसको इस वजह से मेंशन नहीं किया क्योंकि ये बहुत कम लोगों के अंदर ऐसा होता है कि उनको उनकी इंक्लिनेशन रहती है कंटिन्यू टू इवैक्यूएट बाउल। टिनिस्मस इसको कहते हैं कि वो उनको बार-बार ऐसा लगता है कि उनको जो है वॉशरूम आया है, उनको जो है फीसेस के स्टूल पास करने के लिए उनको वॉशरूम जाना पड़ता है, यानी उनकी इंक्लिनेशन उस तरफ रहती है कि उनको ऐसा फ़ील होता है, अर्ज होती है टू डेफिकेट, ठीक है? तो ये कुछ बहुत कम पेशेंट्स के अंदर होता है और वो भी पोज़ीशंस पर वेरिएशन ऑफ पोज़ीशंस की वज़ह से होता होगा, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है जब हमने इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, हमने इस ट्रीटमेंट से पहले जब हमने इसकी एग्ज़ैक्ट डायग्नोसिस की तरफ जाना है कि भई असल में ये क्या चीज़ है, तो हमें इसकी इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ती हैं। सिर्फ़ हिस्ट्री से हमारा हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन से काम हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं प्रोसीड कर सकते। उसके लिए आपको सीबीसी करवाना होता है। सीबीसी इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जिसके अंदर आपको सारे के सारे ब्लड की जितनी भी चीज़ें हैं ल्यूकोसाइट, रेड ब्लड सेल्स, एचपी जो पीस ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जिसमें आपको ये देखने को मिलता है कि जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो बढ़ा हुआ है पेशेंट का। आपकी ख़ास नज़र उसी के ऊपर होती है, ठीक है? बाकी चीज़ों को भी ज़हन में रखना चाहिए मगर आपको ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो उसका बढ़ा हुआ नज़र आएगा पेशेंट्स का अपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स का। उसके बाद आपने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाना है, कंट्रास्ट एनहांस्ड सीटी एग्ज़ामिनेशन इसकी डिटेल में हम नहीं जाएँगे। लेकिन आपको ये बताते चलूँ कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एग्ज़ामिनेशन इज़ मोर यूज़फुल इन चिल्ड्रन and in thin adults, particularly if gynecological pathology is suspected. बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है ना कि अगर कोई गायनेकोलॉजिकल पैथोलॉजी है कि मेबी कोई प्रेगनेंसी वग़ैरह की चीज़ें हो तो उसके उसमें एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड बहुत जो है वो यूज़फुल रहता है। और उसके बाद जो कंट्रास्ट सिटी एनहांस्ड सीटी स्कैन है, इट इज़ मोस्ट यूज़फुल इन पेशेंट्स इन व्हूम देयर इज़ डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी जिनका ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर हमें डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा और वो वैसे पेशेंट्स होते हैं जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं, जिनमें एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस होता है भी हो सकता है, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, नियोप्लाज़्म के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उनके अंदर हम कंट्रास्ट एनहांस्ड सीटी एग्ज़ामिनेशन करते हैं। आगे हम जाते हैं मेडिकेशन और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हमने इसके लिए कि ट्रीटमेंट तो इसकी अपेंडिसेक्टमी ही है, कि अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसा लिटरेचर भी हमें मिलता है कि इसकी मेडिकेशंस के हवाले से कि कहा जाता है कि इसकी मेडिसिन से ही इसका जो है वो इलाज हो जाए। तो उसके लिए हम बाउल रेस्ट देते हैं और इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स हम उसको पेशेंट्स को देते हैं और ख़ास तौर पे मेट्रोनिडाज़ोल एंड थर्ड जनरेशन सेफ़ेलोस्पोरिन। और चिल्ड्रन में जो हाइपर पायरेक्सिया होता है हाँ, पेशेंट्स के अंदर जो कि यूजुअली प्रेज़ेंट करते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। इस तरह से चिल्ड्रन के अंदर जो हाइपर पायरेक्सिया है, इट शुड बी ट्रीटेड विद सैलिसिलेट्स इन एडिशन टू एंटीबायोटिक्स एंड इंट्रावीनस फ्लूइड। इंट्रावीनस फ्लूइड देने चाहिए और एंटीबायोटिक्स के अलावा सैलिसिलेट्स इनको देने चाहिए। उसके बाद जो हाँ, इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि अपेंडिसेक्टमी ही इसकी एक इलाज है और मतलब इसको अपेंडिसेक्टमी ही की जाती है, अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं और उसका सारा डिटेल के अंदर वो एक अलहदा से एक वास्ट टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी सर्जरीज़ डिफ़रेंट किस्म की आ जाती हैं। वो हमारा मेन उसके ऊपर कंसर्न नहीं है अभी। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये यूजुअली हमारे ज़हन में होता है कि
क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस जब भी हम कोई हमारे से पूछे तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है एक्यूट अपेंडिसाइटिस अगर ज़्यादा देर तक रहे तो वो क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस बन जाता है बट इट इज़ नॉट रियली द कॉज इट इज़ नॉट रियली द मतलब ऐसा नहीं होता ठीक है और ऐसा हम कह भी नहीं सकते कि ऐसा नहीं होता क्यों क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं है कि वाकई ऐसा हो कि क्या एक्यूट अपेंडिसाइटिस ही क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस की तरफ जाता है या क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस एक अलहदा इटियोलॉजी रखता है पीछे अलहदा पैथोजेनेसिस रखता है क्यों क्योंकि क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस एक ऐसी चीज़ है जिसका कंट्रोवर्शियल डायग्नोसिस हो जाता है बहुत सारे क्लिनिशियंस भी इसको डायग्नोज नहीं कर पाते और इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी थोड़ा मुश्किल है मिस डायग्नोज भी हो जाता है और बाज़ औक़ात कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आप दूसरी कुछ और डायग्नोज कर देते हैं और उसके लिए आप ऑपरेशन करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं अपेंडिक्स जो है वो आपका डायग्नो वो डिजीज़्ड है तो फिर आप अपेंडिक्स की तरफ लेकर जाते हैं तो इसकी यहाँ पर आपको 2 चीज़ें समझनी है, एक रिकरेंट अपेंडिसाइटिस होता है और एक क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस होता है। रिकरेंट अपेंडिसाइटिस इज़ डिफाइंड एज़ 1 और मोर एपिसोड्स ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो कि 24 टू 48 आवर्स तक रहता है। फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है दर्द होना और जो भी सिम्पटम्स वग़ैरह हैं, फिर उसके बाद दोबारा शुरू हो जाता है। तो ये रिकरेंट अपेंडिसाइटिस होता है। सपोज़ करो कि मुझे अब हुआ 24 टू 48 आवर्स मुझे बहुत शदीद किस्म की दर्द हो रही है, सारे सिम्पटम्स वग़ैरह आ गए। फिर उसके बाद ख़त्म हो गया, मैंने उसके ऊपर गौर नहीं किया। फिर उसके बाद दोबारा होना शुरू हो गया, ठीक है? तो ये रिकरेंट अपेंडिसाइटिस है। लेकिन अगर क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस अगर हम देखें तो क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस मेनली प्रेजेंट्स एज अ लेस सिवियर नियरली कंटिन्यूअस एब्डोमिनल पेन कंटिन्यूअस होती है और ये सबसाइड्स नहीं होती लेस सिवियर होती है एब्डोमिनल लास्टिंग लॉन्गर देन द टिपिकल 1 to 2 डे पीरियड ठीक है 1 से 2 दिन के दौरान ये से ज़्यादा होती है और ये सालों तक जा सकती है ठीक है तो क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस का क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है बेसिकली हमने इसके ऊपर ज़्यादा इसके ऊपर अभी रिसर्च हो रही है और होती रहेगी कि इसको किस तरह से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाया जाए लेकिन ये बात है कि इसका मिसडायग्नोज हो जाता होता है सो थैंक यू वेरी मच ये हमारा था अपेंडिसाइटिस का होप आपको ये समझ लगी होगी इंशाल्लाह कोई क्यूरीज हुई तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश ज़रूर करूँगी थैंक यू वेरी मच अगेन